हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ, मस्त और दुरुस्त होंगे। तो आप सभी को जैसा पता है कि मैं आपको एनडीए की एशियन हिस्ट्री के ऑल पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ 2024 से लेकर के 2014 तक। और कल के प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एनडीए फर्स्ट 2024 से लेकर के एनडीए सेकेंड 2022 तक के क्वेश्चन। आज उसी के आगे सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, फिर से वही एक बात आती है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है। देखो, मैं आपको पहला फ़ायदा बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो आप जांच पाते हो कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाने से हो जाता है। दूसरा था, एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है कि क्वेश्चन मतलब पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब सॉल्व करते हैं ना तो पूरा दिमाग हिल जाता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है और आप क्वेश्चन को ज़्यादा से अच्छे से डील कर पाते हो। तीसरा चीज़ें आपको मैं इस सेशन में ये भी चीज़ें सिखाता हूँ कि आखिर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑप्शन पता होते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं पता होते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन कैसे निकालते हैं, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके बेस्ट ऑप्शन तक कैसे पहुंचा जाता है, वो सारी तरीके प्रयोग करते हैं जिससे आपका स्कोर बूस्ट कर सके। तो एक्चुअल में और साथ में मैं आपको बताऊं, चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स ही ज़्यादा आते हैं तो सब कुछ पढ़ने से अच्छा है वो टॉपिक्स पे फोकस करना जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है। तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो ये वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे PYQ भी रिपीट होते हैं। ये 5वां पॉइंट है। मतलब इन 5 कारणों की वजह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। खास तौर से मैं एनडीए का बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बेहतरीन से क्वेश्चन को दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट 2023 में आया हुआ है। एनडीए फर्स्ट 2023 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है। मतलब इसमें यहाँ पे एक अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, जो कि समुद्रगुप्त का है। इसको किसने रचा हुआ है? तो एक्चुअल में इनमें से आपको ये दिमाग में लगाना, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो है जो समुद्रगुप्त के समय रहता था। तो कुछ चंद्रबरदई तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने कहानी ज़रूर सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज रासो, है ना, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्द बेदी वार से मार दिया था, है ना। 4 बास दूर 24 गज, 4 बास दूर 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण था, ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ करता था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा, विशाख दत्त भी बिल्कुल नहीं हो सकता। इनकी तो किताब का नाम मुद्रा राक्षस है। कालिदास भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, हरिशेन। नाउ ये तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका हो गया कि अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं क्या उस टाइम में समुद्रगुप्त के दरबारियों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दूसरा तरीका, अब इसको हम लोग अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन क्या है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अशोक। एक्चुअल में अशोक ने इलाहाबाद में एक पिलर बनवाया था, उसका नाम था इलाहाबाद स्तंभ के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद पिलर यानी इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं इसको। और आज के समय इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। इसी पिलर पे ये जो आपको अशोक के द्वारा बनाया गया हुआ पिलर दिख रहा है, इसी पिलर पे कुछ ऐसी जानकारी हरिशेन ने लिखी हुई है जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, है ना। तो इसी जो लिखी हुई लाइनें हैं, उन लाइनों को ही हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये जो प्रयाग, अब देखो इसमें आपको कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिल भी रही होंगी। तो ये जो लाइनें लिखी हैं एक्चुअल में ये कहाँ पे बना हुआ है? ये अशोक के द्वारा एक पिलर बनाया गया था, इसको इलाहाबाद पिलर बोलते हैं।
इसी पिलर में समुद्रगुप्त का एक दरबारी रहा करता था। कौन? हरिशेन, जो आपको ये दिख रहा है। इसी हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है इसी प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में अगर मैं बात करूँ, समुद्रगुप्त ने ये बताया है कि एक गुप्ता एम्पायर हुआ करता था और उस गुप्ता एम्पायर का एक महान योद्धा हुआ करता था समुद्रगुप्त, जिसको 100 युद्धों का विजेता भी कहते। उसने 100 से ज़्यादा युद्ध जीते थे। इसके अलावा ये भी उसमें बताया गया है, उसमें लगभग 13 से 15 लाइन जो है वो समुद्रगुप्त ने के बारे में इन्होंने लिखी हुई है, जिसमें ये बताया गया है ना, कि जो समुद्रगुप्त था उसने क्या किया। अगर मैं आप यहाँ पे एक लाइन देखो, इसमें ये लिखा है कि 9 राजा उसने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया और दक्षिण भारत में राजा बाबू 12 राजाओं को हराया। इसीलिए इसको 100 युद्धों का विजेता भी बोलते हैं, है ना। किसको? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। और ये बता कौन रहा? उसके दरबार में बैठा हुआ एक दरबारी जिसका नाम है हरिशेन। हरिशेन ने इसको कहाँ बताया? प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में बताया है। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है, तो उसको चंपू काव्या स्टाइल के नाम से जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है। समझे? तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एक नहीं 2 बार पूछा जा चुका है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन पे। तो आपको याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशेन ने लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए समुद्रगुप्त कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो गुप्त डायनेस्टी से, गुप्त वंश से बिलोंग करता था। और आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए एशियंट हिस्ट्री में कौन से डायनेस्टी के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, तो भाई साहब समुद्रगुप्त कह रहा हूँ, गुप्ता एम्पायर जो है ना, इसी के टाइम पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ एशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। यानी प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग जो है वो गुप्त वंश के समय को ही बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोलते हैं, तो कुछ 2-3 कारण बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए इस गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो इस गुप्त डायनेस्टी का जो फाउंडर यानी संस्थापक था उसका तो नाम था भैया श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपसे रियल फाउंडर पूछे, वास्तविक संस्थापक तो जो था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस डायनेस्टी में इसका बेटा हुआ करता था कौन? समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जो था इसने 100 से ज़्यादा युद्ध भी लड़े थे, इसने कई प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे। इवन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सिल्वर कॉइन कौन सी डायनेस्टी ने चलाए थे, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्के चलाने वाला वंश गुप्त वंश था। और है ना, इसके अलावा इस डायनेस्टी में एक और रूलर आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो पर्सन है, इसने 9 रत्नों की प्रणाली का सिस्टम स्टार्ट किया था, 9 जेम्स, जो कि बाद में अकबर ने कॉपी भी किया था। तो सबसे पहले 9 रत्नों का रखने का सिस्टम इसी ने किया था। आप लोगों ने कालिदास का नाम सुना होगा, इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, है ना। इसके अलावा इस डायनेस्टी में एक और रूलर हुआ करता था कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त प्रथम जो है ना, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। एक्चुअल में इस डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ। इसके अलावा ये जो डायनेस्टी है ये आपके विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा इन लोगों ने किया। इन लोगों ने विष्णु भगवान के बहुत सारे टेम्पल भी बनवाए हैं, है ना। तो गुप्त वंश अपने आप में इतना ज़्यादा उन लोगों ने काम किया है कि पूरी एशियन हिस्ट्री में इनके टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बाकी अगर आपको गुप्ता डायनेस्टी अच्छे से पढ़ना है तो एक बार नीचे कमेंट में करिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राबातक शिलालेख, इनमें से के राबतक इंस्क्रिप्शन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको राबतक इंस्क्रिप्शन के बारे में बताऊं। ये जो राबतक इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में बताता है? हमारे एशियंट हिस्ट्री में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, एक साम्राज्य हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था कुषाण वंश, यानी कुषाण साम्राज्य हुआ करता था। ये कब से कब तक था? तो भारत में जो तीसरी सदी स्टार्ट हुई थी 3rd सेंचुरी से लेकर के, ये आपका था 375 ईस्वी तक था, है ना। लगभग 300 साल, 350 साल तक इस वंश ने राज किया। कौन से एम्पायर ने? कुषाण एम्पायर ने। इस कुषाण एम्पायर का जो फाउंडर था उसका नाम था कुजुलकड-फिसेस। क्या नाम था उसका? कुजुलकड-फिसेस। इसके बाद इसका बेटा कुजुलकड-फिसेस के बाद विमकड-फिसेस यहाँ का राजा बनता है इस एरिया का।
और विम कड़फिसेस के बाद यहाँ पे एक और बहुत फेमस रूलर हमको देखने को मिलता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कनिष्क, जिसको हम लोग अशोक सेकंड के नाम से जानते हैं। इस डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर यही है ना। तो कुषाण एम्पायर के बारे में अगर मैं आपको कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाला जो डायनेस्टी थी, जो वंश था, जो साम्राज्य था, वो यही था। और जो आपका राबतक इंस्क्रिप्शन है वो जितनी भी जानकारी बताता है वो सब कुषाण एम्पायर के बारे में बताता है। जैसे लिखा है, क्या राबतक इंस्क्रिप्शन जो है वो कुषाण एम्पायर के ऊपर प्रकाश डालता है? तो जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुषाण वंश में ये जो राबतक इंस्क्रिप्शन है, क्या ये बताता है कि कनिष्क जो था उसको राजाओं का राजा और ईश्वर के पुत्र के रूप में जानते? बिल्कुल सही बताया गया है। अच्छा, तीसरा इसमें स्टेटमेंट लिखा है कि राबतक इंस्क्रिप्शन में जो है वो एक शिलालेख है और उसमें टोटल 23 लाइनें लिखी हुई है। तो 23 लाइन तो लिखी हुई है लेकिन गांधारी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। गांधारी की जगह ग्रीक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया है। बस यही स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी चौथा एक बार पढ़ लेते हैं। क्या इस राबतक इंस्क्रिप्शन में कुषाण डायनेस्टी के राजाओं का कनिष्क के साम्राज्यों के भाग के बारे में बताया गया? तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। केवल एक ही चीज गलत है कि जो राबतक इंस्क्रिप्शन जो कि 23 लाइन का लिखा हुआ है वो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, ना कि गांधारी भाषा में लिखा है। अब आप देख पा रहे हो राजा बाबू, ये एक राबतक इंस्क्रिप्शन है, इसमें टोटल 23 लाइनें लिखी हुई है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज में लिखी है, यूनानी लैंग्वेज में लिखी है। ये किसके बारे में बताती है? कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बताती है। कुषाण वंश कब से कब तक हुआ करता था? तो तीसरी सदी से लेकर के 375 एडी तक आपको देखने को मिलता है। कुषाण वंश आज के समय कहाँ कहाँ पे था? अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो देखो, आपको अफ़गानिस्तान का रीजन भी मिलेगा, पाकिस्तान का भी रीजन मिलेगा। भारत में आपके कुछ जगह हैं, जैसे मथुरा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, इन जगह पे आपका हुआ करता था। और कुषाण एम्पायर का फाउंडर कौन था? कुजुल कड़फिसेस। इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? कनिष्क, जिसको अशोक सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अशोक सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कुषाण डायनेस्टी के लोगों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो इनकी दो कैपिटल, एक पुरुषपुर और दूसरी मथुरा के नाम से जाना जाता है। कुषाण डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको याद रखनी है तो इसमें आपको याद किसको रखना है? कनिष्क को ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि कनिष्क यानी अशोक सेकंड ने भारत में कई सारी नई शैलियों का विकास किया था, आर्ट यानी कलाओं का विकास किया था, जिसमें देखो इन लोगों ने कैपिटल मथुरा बनाई है तो मथुरा आर्ट, मथुरा शैली इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विकसित किया। गांधार यानी गांधार जो तक्षशिला वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान वाला, गांधार शैली को इन लोगों ने विकसित किया। तो इन लोगों ने कई सारी आर्ट कलाओं को विकसित किया। इवन जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, इन लोगों ने सिल्क रूट पे कब्जा किया। ये जो सिल्क रूट है पूरे मिडिल ईस्ट एशिया से भारत को जोड़ने का काम करता है ना। तो इन लोगों ने सिल्क रूट, जो कि उस समय का सबसे बेहतरीन व्यापार का रास्ता हुआ करता था, ये इन लोगों ने अपना कब्जा कर रखा हुआ था। तो लगभग कुषाण डायनेस्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो इन डेप्थ एनालिसिस दे रहा हूँ, आप इसके भरपूर नोट्स भी बना रहे होगे और ध्यान से इसको सुन करके समझ भी रहे होगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि और कैसे कंटेंट आपको अच्छा से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिलहाल ये पता कौन है? यही आपका कनिष्क यानी अशोक सेकंड है ना। मैंने जानबूझ करके फ़ोटो इसकी दिखा दी कि तुम इसको देख सको। अच्छा, राबतक इंस्क्रिप्शन खोजा कब गया था? 1993 में। कौन सी लैंग्वेज में था? तो ग्रीक लैंग्वेज में था और ये अफ़गानिस्तान में मिला था आज के समय, है ना। किसके किसके बारे में बताता है? तो कनिष्क के बारे में बताता है, उस समय के राजाओं के बारे में बताता है, और ये भी बताया कि कनिष्क को राजाओं का राजा और भगवान का पुत्र कहते हैं। मतलब ये सारी बातें बताइए और जो आपको मैंने क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, इनमें से कौन है जिसने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिका को लिखा हुआ है? मृच्छकटिका को लिखने वाले कालिदास हैं, भाष्य हैं, वाल्मीकि जी हैं और शूद्रक है। देखो, कालिदास की अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कालिदास की किताब का नाम रघुवंशम बहुत फेमस है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम,
ये सब इनकी बहुत फेमस किताब है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसके दरबार में हुआ करते थे, किसके कंटेम्परी थे, तो अभी मैंने आपको बताया था ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, भाष्य क्यों नहीं हो सकता है? भाष्य तो राजा बाबू पतंजलि की एक किताब है महाभाष्य, है ना, पतंजलि की, तो ये नहीं हो सकता, है ना। अच्छा जी, शूद्रक, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शूद्रक। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छिकटिका द लिटिल क्ले आर्ट, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसको लिखने वाले महाकवि शूद्रक जी हैं, है ना। इसको सेकंड मतलब 200 BC के आसपास ये लिखी गई है। अब कहोगे सर ये मृच्छिकटिका में जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है ये आखिर किस चीज़ के बारे में बताती है? तो 200 BC के आसपास जो आपका उज्जैन है, उस समय वहाँ के राजा एक हुआ करते थे पालका। तो उनके दरबार मतलब उस समय एक लड़की हुआ करती थी चारुदत्ता और वसंत सेन एक व्यक्ति हुआ करता था। इन दोनों के बीच में एक प्रेम प्रसंग दिखाया गया है कि इन लोगों ने किस तरीके से अपने प्रेम प्रसंग को सफल बनाया जब कोई साथ नहीं दे रहा। जैसे पुरानी इस पिक्चरों देखी है ना कि दो प्यार करने वाले कभी डरते हैं नहीं और जो डरते हैं वो कभी मरते नहीं, लाइक दैट। मतलब कुछ इस तरीके का मतलब उस समय का एक प्ले दिखाया गया, जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आपको मैं बता दूं एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी किताबें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे विशाख दत्त की किताब बहुत फेमस, मुद्रा राक्षस कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। कल्हड़ की किताब का नाम राजतरंगड़ी जो कि जम्मू कश्मीर का जिक्र करती है ना। और क्या कहते हैं इसमें कालिदास की मैंने अभी सारी आपको किताबें बताई, कौन कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, है ना, विक्रमोर्वशी, भरत मुनि की किताब नाट्य शास्त्र, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी जितनी इंपॉर्टेंट किताबें लगभग मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे पतंजलि की महाभाष्य हो गई, शूद्रक की मृच्छिकटिका हो गई, है ना, वीरसेन की नवरत्न हो गई, मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, कौटिल्य के चाणक्य हो गई। तो मैंने इंपॉर्टेंट किताबों का यहाँ पे कलेक्शन दे दिया, आप इसको नोट कर लिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यशोवर्मन निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शासक हुआ करता था? कन्नौज, मेवाड़, मारवाड़ या कलिंग? तो देखो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊं तो आंसर है राजा बाबू कन्नौज। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक ये आपको मैप दिख रहा होगा, इस मैप को ध्यान से राजा बाबू तुम लोग ध्यान से देखो। ये इस मैप को अगर आपको देखोगे तो ये आपको कन्नौज देखने को मिलेगा। इस कन्नौज का राजा हुआ करता था यशोवर्मन। अब आप कहोगे क्या सर कन्नौज का राजा केवल ज़िंदगी में यशोवर्मन ही बना, कोई और नहीं बना क्या? तो देखो मैं बात कर रहा हूँ राजा बाबू 925 से लेकर के 950 सदी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एशियंट हिस्ट्री का लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 606 से लेकर के 647 था। हर्षवर्धन के बाद हर्षवर्धन की कैपिटल क्या हुआ करती थी? कन्नौज हुआ करती थी। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज को कब्जा करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्ट से अगर आप देखोगे जो पाल डायनेस्टी, पाल वंश के लोग हैं वो प्रयास कर रहे थे। प्रतिहार लोग जो थे वो पश्चिम दिशा से प्रयास कर रहे थे, और राष्ट्रकूट लोग जो थे वो साउथ यानी दक्षिण से प्रयास कर रहे थे। और उस समय कन्नौज का राजा कौन हुआ करता था? यशोवर्मन उस समय राज पे बैठा हुआ था, है ना। अच्छा, कन्नौज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था? देखो कन्नौज पे इतना लोग क्यों कन्नौज जाना चाहते हैं? देखो ये कन्नौज जो है वो गंगा के पास का रीजन है, तो गंगा के पास का रीजन होने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ज़्यादा विकसित होगा, जहाँ ज़्यादा लोग यहाँ रहते होंगे, ज़्यादा यहाँ पे खेती होती होगी। कॉमर्शियल के रूप में, व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और हर्षवर्धन की ये कैपिटल भी रही थी। तो बहुत सारे राजा लोग चाहते थे कि कन्नौज पे किसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए, जैसे प्रतिहार लोग, राष्ट्रकूट लोग, पाल लोग, है ना। उस समय यशोवर्मन 925 से लेकर के 950 तक इसने यहाँ पे इस चीज़ को संभाला। और यशोवर्मन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो यशोवर्मन चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश का राजा से ये आपका बिलोंग करता था। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना करी? अब देखो अगर मैं आपको बताऊं ये जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र की जो है स्थापना, जो फाउंडिंग है वो किसने करी थी? एक हर्यक डायनेस्टी चला करती थी,
भारतीय इतिहास की पहली डायनेस्टी अगर मैं बताऊं तो हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश हुआ करता था और हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु बैठता है और अजातशत्रु का बेटा जो होता है उसका नाम होता है उदयन। इसी उदयन नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना करी और इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र यानी पटना बसाया। लेकिन क्या इसमें कहीं पाटलिपुत्र ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया हुआ है। तो जब पाटलिपुत्र ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। एक यहाँ पे रूलर मुझे और देखने को मिल रहा है, अशोक। अशोक ने भी मगध की कैपिटल को एज अ पाटलिपुत्र बनाया था। तो क्वेश्चन तो यही पूछा है ना कि मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र किसने बनाया था, तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेस्ट हो सकता है ना, क्योंकि सबसे पहली बार अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र जो थी वो उदयन ने बनाई थी और उदयन ऑप्शन में दिया नहीं, तो अशोक विल बी बेस्ट ऑप्शन। देखो मैंने यहाँ पे एनालिसिस ऐड किया हुआ है कि उदयन जो कि अजातशत्रु का बेटा था उसी ने पाटलिपुत्र को 490 बीसी में अपनी कैपिटल के रूप में बनाया। उदयन हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, है ना। इसने अपनी कैपिटल मगध की कैपिटल जो राजगृह थी उससे बदल करके पाटलिपुत्र करी थी, लेकिन ऑप्शन में पाटलिपुत्र दिया नहीं, उदयन दिया नहीं था, इसलिए मैंने क्या लिखा, अशोक, जो कि मौर्य डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था, जिसका जन्म 304 बीसी में हुआ था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ना 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 ना, एक डायनेस्टी चलती थी राजा बाबू, मौर्य डायनेस्टी। इस मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा राजा बाबू अशोक था। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये इनके दादाजी हो गए, है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि महान योद्धाओं में से एक थे। और इसी अशोक ने अपनी कैपिटल, मगध की कैपिटल क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। अशोक के कई सारे नाम भी आप लोगों ने शायद सुने होंगे, देव नाम, प्रियदर्शी, चंडअशोका, उज्जैन, करमोली। 268 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक इसने मगध साम्राज्य में शासन किया था। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया हैव लार्ज स्टैच्यूज ऑफ कुषाण रूलर बियर डिस्कवर्ड। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे कुषाण डायनेस्टी के राजाओं की बड़ी बड़ी फ़ोटो खींची मिली हैं, प्रतिमाएं मिली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुषाण एम्पायर बताया था, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि थर्ड सेंचुरी से लेकर के लगभग आपको ये 357-58 सेंचुरी एडी तक देखने को मिलता। इतना लंबे एम्पायर में इसने राज किया हुआ। किसने? कुषाण एम्पायर ने। इन लोगों ने अपनी कैपिटल, याद करो मैंने बताई थी, पुरुषपुर बनाई थी। साथ में इन लोगों ने अपनी कैपिटल मथुरा भी बनाई थी। अगर आपको पीछे याद करो मैंने भी बताया था, इस डायनेस्टी का फाउंडर कुजुल कड़फिसेस था, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। और इस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड के कॉइन यानी सोने के सिक्के चलवाए थे। इसके अलावा मैंने ये बताया था इस डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर था उसका नाम कनिष्क यानी अशोक सेकंड था, है ना। और इसी अशोक सेकंड ने आपको याद होगा मैंने बताया था मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट, इन सब का विकास किया। अब जब मथुरा शैली इसने विकसित किया है, गांधार आर्ट को विकसित किया है, तो कई सारी इसकी प्रतिमाएं तो देखने को मिलेंगी। इन लोगों ने अपनी कैपिटल मथुरा बनाई थी कि नहीं बनाई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मथुरा। आप केवल एनालिसिस को ही ढंग से सुनो तो देखो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है, एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो कुषाण रूलर कहाँ पे अगर आपसे हुआ करते थे पूछे तो भैया अफ़गानिस्तान में हुआ करते थे, पाकिस्तान में हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब रीजन, राजस्थान रीजन, उत्तर प्रदेश में मथुरा, वाराणसी, ये वाले रीजन में हुआ करते थे। पहली सेंचुरी से तीसरी सेंचुरी तक थे। इस डायनेस्टी का फाउंडर भी मैंने आपको बताया कुजुल कड़फिसेस था, है ना। इन लोगों ने सिल्क रूट पे जो था और अपना कब्जा बना रखा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूलर कहलाएं, है ना। इन लोगों ने अच्छा व्यापार किया। और इस डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? कनिष्क है। इसी के दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था नागसेन। भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं राजा बाबू? नागार्जुन को बोलते हैं, नॉट नागसेन। तो नागा अर्जुन जो थे राजा बाबू इन्हीं के समय हुआ करते थे। इन्हें हम लोग भारत का आइंस्टीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समझे मेरी बात? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने रचना करी? अच्छा, इनमें से कौन सी चीज़ की रचना हरिशेर के द्वारा करी गई है?
अब आपको पीछे अगर याद होगा तो मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताया था, गुप्त वंश के बारे में बताया था। वही गुप्त वंश जिसका फाउंडर यानी संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करता था। वही गुप्ता डायनेस्टी जिसका रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त प्रथम था। वही गुप्ता डायनेस्टी जिसका एक बहुत फेमस किंग समुद्रगुप्त हुआ करता था, और ये वही समुद्रगुप्त है जिसके दरबार में हुआ करता था हरिशेर, और हरिशेर ने एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अशोक ने एक पिलर बनवाया था, उसको इलाहाबाद पिलर के नाम से जानते हैं। इस इलाहाबाद के पिलर में जब गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड आता है, गुप्त वंश का टाइम पीरियड आता है, तो समुद्रगुप्त का एक जो दरबारी है जिसका नाम हरिशेर है, वो हरिशेर क्या करता है, इस पिलर में कुछ लाइनें अपनी लिखता है। जो लाइनें लिखता है ना, लाइन नंबर 13 से लगभग 33 लाइन के आसपास इसने लिखा हुआ है। इन 33 लाइनों में इसने बताया है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया, नॉर्थ इंडिया में साउथ में 12 राजाओं को हराया। इसके अलावा उसने कई सारे छोटे छोटे एम्पायर को अपने राज्यों में मिलाया। इसके अलावा मतलब उसकी जितनी भी अचीवमेंट है वो सारी बातें जो है समुद्रगुप्त की इसके दरबारी हरिशेर ने इस प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो ये क्वेश्चन पीछे किया हुआ है और उसके बाद एनडीए ने फिर से पूछा, तो समझ लो कि गुप्ता डायनेस्टी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालिला व दिमना पुस्तक किसका अरबी अनुवाद है? हितोपदेश, पंचतंत्र, सूर्य सिद्धांत, कथा सरित सागर। एक्चुअल में आप लोगों को मैं किताब का नाम बताता हूँ, पंचतंत्र। ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया हुआ है और इसमें कई सारी बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी हुई हैं, फेबल्स इंग्लिश में बोलते हैं, स्टोरियाँ लिखी हुई हैं। इन सारी स्टोरियों को अरेबिक लैंग्वेज में कंपाइल करने का काम एक व्यक्ति ने किया है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न अल मुक्काफ, है ना। मतलब एक जो पंचतंत्र किताब है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ, उसको केवल अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। मतलब उसकी जितनी भी कहानी है वो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया और उस किताब का नाम रखा गया कलीला व दीमा, है ना। इसको लिखा किसने? अब्दुल्ला इब्न अल मुक्काफ ने लिखा है। ये 6वीं सेंचुरी के आसपास, 6वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया हुआ है ना। बस यही क्वेश्चन था। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, किताब किसने लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, इसमें एक किताब देखो, ये कितनी लिखी है, कथा सरित सागर। ये बहुत फेमस एक ऑथर हैं सोमदेव, उनकी किताब है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर के कहते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है जब सिकंदर भारत आया था तो उसमें से इसने कौन सी नदी को पार नहीं किया था। देखो ये जितनी भी नदियाँ लिखी हुई हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नदियों को क्या नाम है। जैसे हाइफेसिस, पता है किस नदी को बोलते हैं? ये ब्यास नदी का नाम है। जो हमारे यहाँ ब्यास नदी है उसको ग्रीक में हाइफेसिस नाम से जानते हैं। अच्छा, ये कोई बता सकता है? ये जो एसिसेंस लिखा हुआ है ये एक्चुअल में चेनाब नदी का नाम है ग्रीक लैंग्वेज में। हाइड्रोडेटस आपको पता है ये रावी नदी का नाम है। और हाइडे स्पीच कौन सी है? झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी। तो झेलम, देखो मैं आपको कुछ नदियाँ बताता हूँ। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और इंडस, इन सारी नदियों को तो क्रॉस किया था किसने? अलेक्जेंडर। इन सारी नदियों को क्रॉस करते हुए भारत आया था। लेकिन अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जिसको विश्व का विजेता भी कहा जाता है, ये जो विश्व का विजेता सिकंदर है ये भारत आया था और भारत के साथ इसने दुनिया के बहुत सारे, भारत को पूरी तरीके से तो नहीं जीत पाया है ना, लेकिन विश्व के बहुत सारे हिस्सों को जीता, इसलिए विश्व का विजेता कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। क्यों सिकंदर? क्योंकि सिकंदर ने विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को इसने कब्जा किया था और भारत में
जब आया तो उसने ज़्यादा मतलब जम्मू कश्मीर के रीजन तक ही आया, ज़्यादा तो नहीं जा पाया, लेकिन इसने इंडस नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज, इन सब को पार किया। लेकिन हाइफसिस नदी जो है, ब्यास नदी, इसको पार उसने नहीं किया था, है ना। अच्छा, अलेक्जेंडर भारत में कब आया था वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। आप कहोगे सर ये 356 बीसी का मतलब क्या है? जब कोई भी डेट बीसी में आपको दिया हो तो करंट डेट ऐड कर दो, पता चल जाएगा आज से कितने हज़ार साल पहले हुई थी। तो 6 और 4 10 का 0, ये 6 और 2 8 और ये 3, मतलब जिस सिकंदर के बारे में आपको बता रहा हूँ वो आज से 2380 साल पहले पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था? इस जगह पे पैदा हुआ था। इस जगह का नाम है मेसोडोनिया। मेसोडोनिया यानी मकदूनिया के नाम से जानते हैं, यहीं पे इसका जन्म हुआ था। और इसने बहुत सारे ईरान, इजिप्ट, है ना, अफ़गानिस्तान, काफ़ी सारे रीजन को जीता था। फिर इसके बाद इसने भारत में अटैक किया, इंडस नदी को पार किया, झेलम को पार किया, चेनाब को पार किया, रावी को पार किया, सतलज को पार किया, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इवन आप लोगों ने एक वॉर का नाम सुना होगा, झेलम नदी का वॉर, झेलम नदी का युद्ध, या फिर आप लोगों ने एक वॉर सुना होगा हाइडे स्पीच का युद्ध। झेलम नदी का दूसरा नाम हाइडे स्पीच रिवर है। तो ये आपकी पड़ती है इस नदी के, है ना, इस नदी के उस पार एक राजा रहता था पोरस, और सिकंदर भारत की इन नदियों को पार करते हुए जब झेलम नदी को पार किया तो पोरस और राजा सिकंदर के बीच में 326 बीसी में, 326 बीसी में एक वॉर हुआ था, उसका नाम था हाइडे स्पीच वॉर, जिसमें सिकंदर ने राजा पोरस को माना जाता है हरा दिया था, है ना, और भारत में आगे बढ़ रहा था। तो हाइडे स्पीच का वॉर बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, सिकंदर के ऊपर है, समझे। बाकी सिकंदर के गुरु का नाम एरिस्टोटल यानी अरस्तु था, ठीक है। सिकंदर की डेथ 323 बीसी में बेबीलोनिया में हो गई थी, ये जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बाकी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी जानकारी यहाँ पे ऐड करी है, जैसे बहुत जो आज की प्रेजेंट नदियाँ हैं उनके पुराने नाम क्या है, जैसे इंडस को सिंधु। अब आप समझ लो, अगर आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ा हो और आपको ओल्ड नदियों के नाम पता हो तो समझ में आ, जैसे हाइड्रोटेरस रिवर लिखा है, ये रावी नदी है ना। आपको यहाँ पे देखो एसेसेंस लिखी है, वो ये चेनाब नदी है, समझे। तो मतलब आपको ये भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे झेलम के नाम आप देखिए वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं, और इसी हाइडे स्पीच के नाम पे युद्ध भी हुआ था, है ना, सिकंदर और पोरस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल में फायर ऑफ अल्टर्स अग्नि वेदियाँ देखने को मिलती हैं? कल अगर आप लोगों ने मतलब प्रीवियस सेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो मैंने एक जगह की चर्चा करी थी, कालीबंगा यानी कालीबंगन, और मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया था। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से कितना फ़ायदा होता है कि अगर आप अच्छे से एनालिसिस पढ़ते हो तो आपके आगे के क्वेश्चन अपने आप क्यों सॉल्व हो जाते हैं। कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है ना। चलो एक बार लिख लेते हैं, हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है ना। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? आज का जो हरियाणा है ना वहीं पे पड़ता है। और ये मैंने प्रीवियस सेशन में ये भी बताया था कि राखीगढ़ी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी के जो 1500 नगर हैं उन सब में लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ी साइट एरिया वाइज आपकी यही है। कौन सी? राखीगढ़ी, समझ गए। फिलहाल अभी हम लोग कालीबंगन के बारे में बात करते हैं। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो देखो ये वाला एरिया दिख रहा होगा, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़ ज़िला। इस हनुमानगढ़ ज़िले में ही आपका कालीबंगन नाम की जगह पड़ती है। कालीबंगन मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स यानी काले रंग की चूड़ियाँ, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की जो महिलाएं होती थी वो काले रंग की चूड़ियाँ पहनती थी। ये यहाँ से साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, कालीबंगन खोजा कब गया था? 1953 में अल्मानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। और आज के समय अगर मैं बताऊं तो ये घाघरा नदी पे पड़ता है। यहाँ से हमें क्या मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो फायर अल्टर मतलब कई सारे अग्नि वेदियाँ, अग्निकुंड, हवन अवन कराने के लिए अग्निकुंड होते हैं, तो ये मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पूजा पाठ भी करते थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं ना, तो ऊँट की हड्डियाँ भी राजा बाबू यहीं से मिली थी, है ना। वुडन प्लेग यानी जुते हुए आपको जो हल होते हैं वो मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे टेराकोटास भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मतलब क्ले वाले यानी मिट्टी के कुछ हल मिल जाएंगे। टेराकोटा मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हस्ता आयुर्वेद का रचयिता इनमें से किसे कहा जाता है?
पालकप्पे को, वाघभट्ट को, सुसरत को या चरक को? तो करेक्ट आंसर है पालकप्पे। आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडिया जो हमारा दक्षिण भारत है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे एलिफेंट बहुत पाले जाते हैं और पालने के साथ साथ उनका बहुत ख्याल भी रखा जाता है। उसको चोट लग जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो हस्ता आयुर्वेद जो आप किताब देख रहे हो, ये हाथियों के ट्रीटमेंट के ऊपर किताब है। जो हाथी होते हैं, अगर उनको बीमारी हो जाती, अजारी हो जाती, चोट लग जाती है, तो हाथियों के हर एक प्रकार के इलाज की जानकारी जो है वो इस हस्ता आयुर्वेद में लिखी गई है। इसको पालकप्प नाम के जो ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने 2nd सेंचुरी यानी 2री शताब्दी के आसपास ये चीज़ लिखी हुई ये माना जाता है। और ये आपके साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से ही बिलोंग करते हैं, है ना, पालकप्प ऋषि जी। तो देखो कितना, मतलब हाथियाँ आजकल वैसे भी आपको साउथ इंडिया में काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक लिस्ट 1 दी है, एक लिस्ट 2 दी है। यहाँ पे मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के ऊपर चर्चा करी गई है। अब मौर्य समय का जो प्रशासन हुआ करता था उसमें कुछ अधिकारी हुआ करते थे, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करी गई है। एक तरफ उनके अधिकारी हैं और एक तरफ उनके कार्य हैं, हमको मैच करना है। देखो मैं आपको मैच करने का बढ़िया तरीका बताता हूँ। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसमें क्या करता। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है धम्म महामत्ता। धम्म का मतलब जो धम्म का प्रचार करे, यानी सी का ऑप्शन मेरे ख्याल से 2nd होना चाहिए। तो सी का 2nd यहाँ नहीं है, सी का 2nd यहाँ पे है, सी का 2nd यहाँ पे है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा अगर और भी कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या? हाँ, क्या हम लोग कुछ और भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो अगर आप देखो यहाँ पे लिखा है नगल विलुहक महामत्ता। नगल मतलब यहाँ पे नगर से है, जो नगर के प्रशासन को देखे वो नगल हो, है ना, नगल विलुहक कहलाएगा। तो यानी डी का होना चाहिए 3rd। अब डी का 3rd तो राजा बाबू ना इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बस यही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर आप यहाँ देखो तो अंत महामत्ता जो था वो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सीमावर्ती जो बॉर्डर हुआ करते थे, जैसे मौर्य एम्पायर है तो मौर्य एम्पायर का जहाँ जहाँ बॉर्डर है तो बॉर्डर का एक अधिकारी हुआ करता था, उसको अंत महामत्ता के नाम से जानते थे। ठीक है। दूसरा जो ये लिखा हुआ है एजिथक्का महामत्ता, ये कौन हुआ करता था? ये आपका महिला कल्याण डिपार्टमेंट हुआ करता था, वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम करता था। धम्म महामत्ता की अगर मैं बात करूं तो धम्म का प्रचार करने का काम करता था। और नगल विलुहक जो हुआ करता था वो नगर के एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मौर्य एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो राजा बाबू मौर्य एम्पायर आज से 322 BC से लेकर के 185 BC के आसपास हुआ करता था। अगर आपको पता करना हो कि आज से कितने हज़ार साल पहले की बात है तो 2024 में 322 ऐड कर दो, 4 2 6, 2 2 4 3 और 2 2346 साल पहले आपका जो है मौर्य एम्पायर हुआ करता था। समझे? ठीक है। अच्छा, मौर्य एम्पायर जो था अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ हुआ करता था तो नॉर्थ में आपका तक्षशिला, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, पर पाकिस्तान वाला रीजन। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ साउथ में तो स्वर्णगिरी तक। अगर मैं ईस्ट में बात करूँ तो कलिंग यानी उड़ीसा तक में हुआ करता था। और वेस्ट में आपका अवंती यानी उज्जैन मध्य प्रदेश तक हुआ करता था। इतने पूरे बड़े एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वहाँ की प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए उसका एक राजा हुआ करता था। राजा क्या करता था, कई सारे मंत्री बना देता था और कई सारे मंत्री क्या करते थे, महामत्या अपॉइंट करते थे। महामत्या मतलब उनके सेक्रेटरी, सचिव, जो अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट होंगे और वो उनके बारे में जानकारी देंगे। समझे? और आपको मैंने अभी देखो महामत्ता बताया, महा मतलब जो सेक्रेटरी हैं और उनके काम आपको मैंने पीछे बताएं। देखो वो सारे काम यहाँ पे भी लिखे हैं। तो ये वाली स्लाइड आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। देखो धम्म महामत्ता जो धर्म का प्रचार करे, प्रोपोगेट बुद्धिस्ट टीचिंग, खास तौर से बौद्ध धर्म का प्रचार करे। ये देखो नगर वक्रिया महा लिखा है, जो नगर नहीं, वो वाला कहाँ गया जो ऑप्शन में था, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो आप लोगों का लिखा हुआ है नगल विलुहक, जो नगर प्रशासन से संबंध रखता था। तो इस तरीके से अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को एक बार अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको बहुत जल्द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो
तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करो, भले ही आप कमेंट में जय श्री राम लिखो, जय श्री महाकाल लिखो, लेकिन कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम GK बाय उदय सर को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लव यू टू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।